अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, राजनयिक प्रतिनिधि, डिप्लोमेटिक एजेंट्स। ओपेनहाइम के अनुसार तथा अन्य विद्वानों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि यूरोप की देन है और इसका श्रेय भी यूरोप पश्चिमी सभ्यता को जाता है, यूरोपियन पश्चिमी सभ्यता को जाता है। लेकिन यह रामायण और महाभारत के अध्ययन करने से पता चलता है कि यह उनका कहना उचित नहीं है। राजनयिक संबंध जो था ये रामायण और महाभारत के काल से ही था। हनुमान जी दूत बन के गए थे लंका में। इसी प्रकार महाभारत और रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि राजनयिक संबंध जो है भारतीय सभ्यता के दिन। राजनयिक दूतावासों की अस्थायी नियुक्ति 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में इसका काफी विकास हुआ और 1815 में बिना अभिसमय में इसका संगतीकरण कर किया गया। यानी इसको एक जो है दिशा दी गई, एक कानून दे गया, एक इसको मतलब संहिताबद्ध कर दिया गया और जिसको अंतिम संहिताकरण जिसका 1961 में वियना कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। तो एक राजनीतिक संबंध जो है एक दूसरे से, एक देश जो है दूसरे देश से जो संबंध रखता है वो अपने राजनीतिक प्रतिनिधि, उसके राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, वो उसके द्वारा संबंध रखता है, उसके द्वारा जानकारी प्राप्त करता है, उसके द्वारा जो है वहां की घटनाओं के बारे में ये सब करता है। और जो प्रभुता संपन्न वाले देश हैं, स्वतंत्र राष्ट्र हैं, वो सभी राष्ट्रों में राजनीतिक प्रतिबंध एक दूसरा राष्ट्र अपने देश में दूसरे देश के राजनयिक प्रतिनिधि को आमंत्रित करता है और वो जो राज्य जिसके यहाँ प्रतिनिधि आता है, राजनीतिक प्रतिनिधि, वो ग्रहणकर्ता राज्य माना जाता है। तो ग्रहणकर्ता राज्य जो है, जैसे हमारे भारत में रूस का कोई राजनीतिक प्रतिनिधि आया तो हम ग्रहणकर्ता राज्य हैं, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी उसकी। तो अब इस संबंध में भारतीय संसद ने 1972 में एक अधिनियम पारित किया जिसको राजनयिक संबंध अधिनियम 1972 कहते हैं। इसमें भारत की जो राजनयिक संबंध होंगे दूसरे देश से कैसे होंगे ये सब सारी चर्चाएं इसमें की गई। तो अस्थायी जो है भारत की संसद ने 1972 में अधिनियम पारित करके इसको अस्थायी अपने यहाँ कर दिया। अब राजनयिक जो होते हैं, ये डिप्लोमेट जो होते हैं, इनकी कई श्रेणियां हैं। इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी, प्रथम नंबर 1 के राजदूत तथा पोप के दूत हैं सब। नंबर 2 पूर्ण शक्ति प्राप्त राजदूत तथा असाधारण राजदूत। नेक्स्ट निवास मंत्री। चौथा जो है कार्यभार वाहक। अब राजदूत तथा पोप के दूत जो हैं ये प्रभुता संपन्न वाले देश द्वारा नियुक्त किए गए ये राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं। और ये जो जिस देश में राजदूत बना के भेजे जाते हैं उस देश में ये तो राजनयिक रहेंगे, वहां के राजनयिक प्रतिनिधि होंगे, अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में ये नियुक्त किए जाएंगे। तो प्रथम श्रेणी के राजदूत ये होते हैं। अब द्वितीय श्रेणी के राजदूत जो होते हैं इनको प्रथम श्रेणी के राजदूत से
कम जो है इनको शक्तियां प्राप्त हैं और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट जो है निवास मंत्री को भी उनसे उन दोनों से कम है और कार्यवाहक जो है सबसे निम्न कोटि के होते हैं। इनको जो है उस कार्यालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये जो राजनयिक होते हैं, राजनयिक प्रतिनिधि होते हैं, जिसको हम डिप्लोमेट कहते हैं, इनका कार्य क्या है? दूसरे देश में जाएंगे, जैसे हमारे भारत के राजनयिक प्रतिनिधि, राजदूत दूसरे देश को जाएंगे तो वहां क्या करेंगे, कार्य क्या है इनका? तो वहां की देश जो है इनको एक स्थान देती है और जो स्थान देती है वह वो उस देश के, जिस देश का राजनयिक रहेगा, उस प्रभुता संपन्न वाले प्रभुसंप्रभुता वाले देश का क्षेत्र माना जाता है और वहां जो है उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस ग्रहणकर्ता राज्य की होती है। तो इनका कार्य क्या है? प्रतिनिधित्व, नंबर एक प्रतिनिधित्व। जब हमारे यहाँ से कोई डिप्लोमेट राजनयिक जाता है दूसरे देश में तो हमारे देश का प्रतिनिधि है वो, यानी भारत का जो है राजनयिक कोई रूस में गया या अमेरिका में गया तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारत का प्रतिनिधि है, वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है और वो संबंध रखता है कि दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध रहे और वो सारे कार्य करता है जिससे जो है उस ग्रहणकर्ता राज्य की और जिस देश का राजनयिक है उन दोनों देशों के बीच में कटुता न आवे। तो अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इस राजनयिक जो है दूसरे देश में नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा कार्य मध्यस्थता तथा वार्ता। राज्य तथा विदेशी राष्ट्र जो है उनके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, वहां की जो सूचनाएं हैं वहां की सूचनाएं अपने देश को देना और क्या घटना घटित हो रही है वहां उसके बारे में अपने देश को सूचना देते रहना, घटनाओं के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहना। तो अच्छा संबंध भी बना रहे, घटनाओं के बारे में, जहां घटना हो रही है उसका बराबर जो है सूचना भारत सरकार को देता रहे डिप्लोमेट हमारा, और मध्यस्थता भी करता रहे, यानी हमारे देश ग्रहणकर्ता राज्य और जिस देश का राजनयिक है उस देश के बीच जो कोई विवाद है तो विवाद का सुलझाने का भी प्रयास करता रहे। नेक्स्ट जो है निरीक्षण। ये हमेशा जो है राजनयिक जो है ग्रहणकर्ता राज्य में निरीक्षण करता रहे कि क्या घटना घटित हो रही है, क्या कैसी हो रही है, और जो घटनाएं हो रही है उसका निरीक्षण करके उसकी सूचना अविलंब जो है अपने देश को देता रहे, क्या घटनाएं घट रही। संरक्षण का दायित्व इनका है राजनयिक का। जैसे युद्ध के समय कोई अटैक, जिसे राजनयिक जिस देश का है उसके नागरिक मान लीजिए वहां हैं तो उनपे कोई आपत्ति आती है, कोई परेशानी होती है, उनको कोई दिक्कत होती है तो उनसे उनके जान माल की हर प्रकार से सुरक्षा करें। इनकी जिम्मेदारी है कि वहां के नागरिकों को, जहां के राजनयिक हैं तो वहां पर रहे नागरिकों को पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा जान माल की करें। अमित्रता के संबंध बढ़ाना, और जिस देश ग्रहणकर्ता राज्य से जहां डिप्लोमेट गया है ग्रहणकर्ता राज्य में उस देश की और अपने देश की मित्रता जो है अग्रसर बढ़ती रहे, मिलता कटुता नहीं आवे कभी, ये उनको जो है इनका उनको कार्य दिया गया है। अब बखूबी इनको जो है निभाना चाहिए डिप्लोमेट को, राजनयिक को। अब इनको कुछ उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो नंबर 1 व्यक्तिगत सुरक्षा। हर डिप्लोमेट को, हर राजनयिक को जो दूसरे ग्रहणकर्ता राज्य में गया है स्वयं अपनी सुरक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। अपने परिवार की सुरक्षा रखना उसका परम कर्तव्य है और इसमें उसको विशेषाधिकार प्राप्त किए गए हैं। मान लीजिए कोई राजनयिक
ग्रहणकर्ता राज्य में जाके कोई हिंसा कर देता है या कोई ऐसा कार्य कर देता है जो वहां अवांछनीय है ग्रहणकर्ता राज्य में, तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ना तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है कोई, इनको बस इतना ही कहा जा सकता है कि वो अवांछनीय घोषित कर दे, ग्रहणकर्ता राज्य इनको अवांछनीय घोषित कर दे और इनको अपने देश छोड़ने का आदेश दे दे, इतना कर सकता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा जो है, तो जैसे इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इनको सजा नहीं दी जा सकती। तो हमारे यहाँ रामायण और महाभारत में भी जो दूत बन के गए हैं उनको जो है कभी उनको दंडित नहीं किया गया, कभी उनको सजा नहीं दी गई। रामायण में हनुमान जी महाराज लंका गए थे, लंका उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ी, उनके सेनाओं को भी मारा, भट सुभट सबको मारा। इसके बाद जब उनको प्रस्तुत किया गया रावण के सामने, तो रावण ने जब उनको आदेश दिया कि इनको अंग भंग कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनको दंडित किया जाए, तो उसी समय विभीषण उनका सचिव आ जाता है, कहता है नाय शीश कर बिने बहुता, नाय शीश कर बिने बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। यह अपना नीति के विरुद्ध है, इनको दंड करना, इनको मारना नीति के विरुद्ध है, इनको कुछ और दंड दे सकते हैं। तो रामायण और महाभारत में भी भगवान कृष्ण जो है शांतदूत बन के गए थे, तो इन राजदूत को कभी दंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो है इसमें हम बताएंगे कि ये व्यक्तिगत सुरक्षा के मामले में एक इसका बाद है राजेश मित्तल का बाद। राजेश मित्तल जो है भारतीय राजनयिक थे और इनकी नियुक्ति पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में इनको जो है जासूसी के आरोप में, गुप्त दस्तावेज प्राप्त करने के आरोप में इनको जो आरोप इनके ऊपर लगाया गया और इनको अवांछनीय घोषित कर दिया गया। 25 मई 1952 को 25 मई 1992 को राजेश मित्तल भारतीय राजनयिक जब अपने घर से दूतावास जा रहे थे, तो इनको पाकिस्तानी जासूसी एजेंट ने 3 गाड़ियों से आके इनको मार्ग को अवरुद्ध कर लिया गया और इनको जबरदस्ती कार से खींचा गया, बलपूर्वक खींचा गया और तीनों कार में से एक कार में इनको बैठा लिया गया जबरदस्ती। ये सब चीजें उनके परिवार के सदस्य लोग देख रहे थे। उनपे जो है उनको यंत्रणा दी गई। 7 घंटे तक राजेश मित्तल से कड़ी पूछताछ की गई और अंत में राजेश मित्तल से कहा गया कि कुछ दस्तावेजों पे वो दस्तखत कर दें, वो स्वीकार कर लें, यानी कन्फेस कर लें। कुछ जुर्म इकबाल करने के लिए उनको ऊपर दबाव डाला जा रहा था, जुर्म इकबाल नहीं किए तो उनको काफी यंत्रणा दी गई, काफी दुर्व्यवहार के साथ किया गया और उनको अवांछनीय घोषित कर दिया। दूसरे दिन 26 मई 1992 को भारत ने पाकिस्तान के 2 राजनयिकों को भारत अवांछनीय घोषित करके भारत 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया। भारत ने तो पाकिस्तानी राजनीतिक संबंध में कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का जो कार्य था वह परम निंदनीय था। भारत ने इसके तत्पश्चात भारत ने
राजेश मित्तल को, जो अपने यहाँ राजनयिक थे, उनको वापस लाने के लिए वायुसेना का एक विमान भेजा। वायुसेना का विमान जब पहुंचा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की सरकार ने उनको उतरने नहीं दिया, उतरने की अनुमति नहीं दिया। वो विमान लौट आया भारत। इसके बाद भारत ने तुरंत एक मिलिट्री यानी सैनिक विमान को भेजा, और सैनिक विमान ने वहां जाकर काफी जद्दोजहद करने के बाद, जबकि वो आनाकानी करते रहे, और राजेश मित्तल को सुरक्षित भारत ले आया। राजेश मित्तल की यहाँ इलाज हुआ, राजेश मित्तल ठीक हुए। तो जो राजेश मित्तल के साथ किया गया, ये 1961 वियना अधिनियम के अनुच्छेद 29 के अनुसार ये निंदनीय था। पावर नहीं था पाकिस्तान को। 1961 के अनुच्छेद 29 के अनुसार पाकिस्तान को यह अधिकार नहीं था कि राजेश मित्तल को गिरफ्तार करते, उनको यंत्रणा देते, उनसे पूछताछ करते। उनको विशेषाधिकार था, उनको मुक्तियां प्राप्त की। लेकिन पाकिस्तान ने बिना अब इस समय 1961 की धारा 29 का सरासर उल्लंघन किया। इसकी कड़ी आलोचना की गई, जबकि बिना अब में 1961 की अनुच्छेद 9 और 43, 9 और 43 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई अवांछनीय कार्य या कोई अवांछित कार्य राजनयिक द्वारा किया जाता है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसको यंत्रणा नहीं दी जा सकती, उसके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जा सकता है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। उसको इतना कहा जा सकता है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम इनको अवांछनीय घोषित करते हैं और अपना देश छोड़ने के लिए उनसे कह दें। क्योंकि पाकिस्तान ने उसका पालन नहीं किया, बिना आपस में 1961 के अनुच्छेद 29 का, अनुच्छेद 9 का, अनुच्छेद 43 का सरासर उल्लंघन किया। और इसकी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई, काफी आलोचना की, पाकिस्तान काफी आलोचना का शिकार किए। क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी आगे बहुत है, तो अब इसका हम सेशन कल करेंगे। आज इतना ही सेशन। धन्यवाद।